ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं दिल मान रहा सर। ये बड़ा जामिल अपने सामने 1 मिनट रखिएगा जरा, पेज नंबर बताइए। कल मैंने क्लास में जाते जाते एंड में एक 36 से 45 की वर्किंग की थी। कर लिया आप लोगों ने? कैलकुलेटर पकड़ा था। एक उसका तरीका और भी है। बैठे सर जी बैठे, प्लीज हैव अ सीट हियर। पेज नंबर 150 के एंड पे जाएं। 15,000 बाइटेड यूनिट्स हैं। ऐसे ही सर। नेक्स्ट पेज पे पॉइंट नंबर 3 में 540 ढूंढना है। 540 बताएं क्या है? बजटेड फिक्स ओवरहेड्स हैं यार, देख के बताना था यार। बजटेड फिक्स ओवरहेड्स को 36 की वर्किंग होना। सर जी आते ही शुरू हो जाए, गेम ऑन है प्लीज, गेम ऑन है या हमारी गेम ऑफ हो रही है? या हर गुजरते दिन के साथ हमारी गेम ऑफ हो जाएगी? हम साथ साथ नहीं चल पा रहे। हमें सेटिंग टाइम चाहिए, सेटअप टाइम। मशीन सेट हो रही है, मशीन सेट है सर। 540,000 की बेस पे मैंने एक 36 की कल वर्किंग की थी क्लास के एंड में। मेरी जो फिगर्स थी उनके नाम जरा बोलें। बजटेड फिक्स ओवरहेड 5,40,000, बाइटेड यूनिट्स 15,000। आंसर कैलकुलेटर पे आया 36 पर यूनिट। यही तो 36 पर यूनिट है, इसे 36 पर यूनिट से रुपीस पर आर भी बनाया जा सकता है डायरेक्टली। एक तो मैंने 36 से नहीं, एक तो मैंने 36 से वर्किंग करवाई थी आपको, लेकिन ये जो 540,000 है इसका नाम क्या है 540 का? इसको अगर नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर दिया जाए, बाइटेड आवर्स से डिवाइड किया जाए, तो हमारे पास स्ट्रेट अवे बजटेड फिक्स ओवरहेड्स का आर्ली रेट भी आ सकता है। जैक एंड जिल निकालें जरा, एक सेकंड। जैक एंड जिल अभी असल में ये जो बातें हो चुकी हैं, ये अगर आप बाद में कंफ्यूज करेंगे तो उसका फायदा कोई नहीं होना। पर हमें हर गुजरते दिन के बाद आगे बढ़ना है, पिछली बातों में हम अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकेंगे, तो यहाँ जहन खोल के आगे बढ़ते चले जाना है। हमने जैक एंड जिल में कुछ रेट्स कैलकुलेट किए थे, वहां हमने सबसे पहला रेट ही मेरा ख्याल है मेरा ख्याल शायद गलत हो, जरा देख लेते हैं इसमें। अपना इसका क्वेश्चन निकाला जरा, जैक एंड जिल में पेज नंबर 135, जैक एंड जिल का पेज नंबर 135। इसमें पॉइंट नंबर 2 में जरा देख के, मेरा ख्याल 3 मिलियन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स है। फिक्स्ड ओवरहेड 75,000 आवर्स से डिवाइड किया होगा आपकी वर्किंग में। एक सेकंड ढूंढने जरा, कहीं मेरा स्टार्ट में शायद ना किया होगा, कहीं नीचे किया होगा। 3 मिलियन डिवाइड बाय 75,000, आंसर जरा क्या है? ये 40 पर आवर की बात हो रही है, तो यकीनन पर आवर पर यूनिट आ गया था, पर यूनिट पर आवर आ जाता है, लेकिन ये जो पर आवर है 3 मिलियन बाइटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स की बेस पे, ये क्वेश्चन जामिल में भी हो सकता है एज इट इज। तो वहां जरा मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहां यूनिट्स गिवन है, यहाँ पहले आवर्स गिवन थे, आवर्स से यूनिट्स बनाए थे, वहां यूनिट से भी आवर्स बन सकते हैं। बल्कि यहीं से जाने से पहले, यहीं इसी क्वेश्चन में जैक एंड जिल में 75,000 आवर्स को हमने एंड में कहीं बिल्कुल जाके आखिरी वर्किंग के तौर पे 50,000 यूनिट्स में कन्वर्ट किया हुआ। एक यूनिट को बनाने का टाइम 1.5 घंटा था, तो उसे ढूंढने जरा वर्किंग कैसे हुई 75,000 आवर्स से, और हमने यूनिट्स बनाने के लिए आर्ली रेट से डिवाइड करके 50,000 यूनिट्स निकाले थे। तो अब इसी तरह हम यूनिट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने लगे हैं इन द क्वेश्चन ऑफ जामिल। अब आ जाए जरा 15,000 दोबारा ढूंढे, पेज नंबर 150 के एंड पर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे?
15,000 यूनिट्स है। टाइम पूछता हूँ, उसकी वजह ये चीजें सही क्लियर करें। फिर एक मेरा सवाल पहले वो नहीं है जो आपने मुझे बताना आंसर, मेरा सवाल पहले गौर सुना है। 15,000 यूनिट्स है और एक यूनिट को बनाने में लेस देन 1 आवर मींस 0.8 आवर। 15,000 से आवर्स कम हो या 15,000 से आवर्स ज्यादा होंगे? दोबारा जाएं एक सेकंड जरा चेक एंड वहां आवर्स 75,000 है और यूनिट्स 50,000 है। आवर्स ज्यादा है, यूनिट्स कम क्यों है? 1.5 घंटे में एक यूनिट बन रहा था, एक यूनिट को बनाने में 1.5 आवर्स, मोर देन 1 आवर, तो देयरफॉर ज्यादा टाइम लगेगा और कम यूनिट्स बनेंगे। लेकिन इसको जरा इधर आए जामिल, 15,000 यूनिट्स है, एक यूनिट को बनाने का टाइम 0.8 आवर्स है, तो कम घंटे होंगे कंपैरेटिवली 15,000 से। मीन्स उसे अगर कभी आप वर्किंग कर रहे हो और प्लस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में गलती हो जाए तो इवन देन लॉजिकली जरूर देखा जा सकता है। अगर आपका आवर्स का आंसर ज्यादा आ रहा है और यूनिट्स कम है और टाइम भी घंटे से कम है तो डेफिनेटली लॉजिकली सही नहीं है। क्या कम आवर्स में आंसर आना चाहिए? क्यों क्यों? एक यूनिट को बनाने में 1 घंटे से कम टाइम लग रहा है, तो 15,000 यूनिट्स ओके। लेकिन अब अपने अगर घंटे निकालने तो घंटे शुड बी लेस देन द 15,000 यूनिट्स। सॉरी, 12 इसकी वर्किंग अब कैसे करें? 15,000 इंटू 0.8 क्यों करें? अब हम यूनिट से आवर्स की तरफ जा रहे हैं, अब इंटू करें डिवाइड बाय करें? दोबारा जैकेट जिल में आए, उधर तो डिवाइड बाय किए ना ना, नहीं इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। इन चक्रों में अगर हम पढ़े रहे तो बिल्कुल बात सही नहीं हो रही। 50,000 यूनिट्स होने, 50,000 यूनिट्स होने आगे थे, 50,000 यूनिट्स। अब अगर यूनिट से घंटे बनाने होते तो अब ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे। 50,000 इंटू 1.5 ही वहां हुआ है, वहां भी इंटू 1.5 ही होगा। यहाँ भी अगर यूनिट से आवर्स बनाने हैं तो यहाँ भी 15,000 इंटू, तो इंटू ही हो रहा है। आर से जब यूनिट्स बनाए थे, आर से जब यूनिट्स बनाए थे तो फिर डिवाइड हुआ, देख लें 75,000 डिवाइड बाय कब हुआ है? जब ने आर से यूनिट्स बनाए। अब यूनिट्स अगर आर्स बनाने हैं तो उधर भी मल्टीप्लाई ही होगा और इधर भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 12,000 आगे, सॉरी 12,000 आगे। अब इस 12,000 से 15,000 कैसे बनाएंगे? 12,000 डिवाइड बाय 0.8, अब यूनिट्स की तरफ चले जाओगे। तो ये जो चीज है ना, ये प्लीज जरा शायद इतनी इजी भी नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को जरा कॉन्फिडेंस दें कि इधर इधर से उधर भी, उधर से इधर भी आया जा रहा है और सेम प्रिंसिपल से आ रहा है। 12,000 बहरहाल क्या आ गया? आ गया वैसे किसी का कैसे आया? 15,000 इंटू 0.8 इज इक्वल टू हो गया 12,000, क्या हो गया? अब 550 ढूंढे, सॉरी 540 डिवाइड बाय करें 12,000, ये लिखें ऑल्टरनेट वर्किंग लिखें जरा, जहाँ 45 की वर्किंग लिखी, एक ये वर्किंग भी लिखें। अब डेफिनेटली ये इसका मेरी बात का मतलब नहीं कि हर तरीके से रेट निकालना है, डेफिनेटली किसी एक तरीके से फाइनली निकालना है, लेकिन हर तरीके से पता होना जरूरी है। फाइव 40,000 डिवाइड बाय 12, मेरा सारा फोकस किस जगह था, किस जगह है, सॉरी क्या निकालने पे फोकस है इस जगह? स्टैंडर्ड फिक्स्ड एवरेज रेट। और आज जो 45 का लाया था उसका एक ऑल्टरनेट वे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। बारह कोई और कंफ्यूजन अब रह गई इस क्वेश्चन नंबर 6 में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग फाइनल है प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 तक। पेज नंबर ढूंढे 106, पेज नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे की थी रिवाइज करने को।
रिवाइज हो गया भाई? इस तरह के क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसकी जरा रिक्वायरमेंट होने के प्राइस वेरिएंस निकालना है, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, यही वही मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी। इसमें अब डेफिनेटली जरा पढ़ के बताएं कौन से रिक्वायर्ड नहीं है। मटेरियल पूरा ज़हन में रखें, टोटल रिक्वायर्ड नहीं है, यूजेज रिक्वायर्ड नहीं है, और डेफिनेटली अगर एग्जाम पॉइंट से सवाल हो रहा हो तो आप यही 3 सॉल्व करेंगे जो रिक्वायर्ड है। लेकिन आप लोग इस तरह कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा जरा देख के इसके जरा होमवर्क रखें। इसमें देखता हूँ, पहले मैं देखना जरा चाहता हूँ कि आप कहाँ तक करते हैं। आप जरा इसको ABC रिक्वायरमेंट जो लिखी ये तो करेंगे, लेकिन साथ टोटल भी और यूजेज वेरिएंस भी जरा कीजिएगा उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में किया। तो इसको जरा होमवर्क रखें और पेज नंबर 108 फिलहाल निकालें। इसमें जो असल इशू है जिसकी वजह से अब ये मैं कॉन्शियसली आपको जरा दोबारा दे रहा हूँ, वो जो टेबल है मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस वाला, वो जरा एक दफा मैं चाह रहा हूँ जरा खुद से बना के देखें, फिर देखते हैं कि कहाँ हम खड़े हैं। तो पेज नंबर 108 पे इस वक्त एक एग्जांपल है, उस पर जरा इकट्ठे हो। पेज नंबर 108। पेज नंबर 108 एक एग्जांपल है जी। नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 अब आप कीजिएगा जैसे आपका दिल करता है। क्वेश्चन नंबर 8 होगा क्या, पढ़िएगा आराम से, देखिए इसे कैसे सॉल्व। ये पेज नंबर 108 एग्जांपल मिल गई। हाँ जी, पढ़ना शुरू करो। आज जरा हमारी जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा एक नए तरीके से होनी है, तो once again as always concentration required. The company makes and sells a single product. Makes and sells a single product. Selling price per unit 150. Variable cost per unit. क्या मटेरियल और लेबर वेरिएबल कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। क्या अगर ज्यादा यूनिट्स बनेंगे तो कम मटेरियल लगेगा? ज्यादा मटेरियल लगेगा। अगर यूनिट बनाएंगे कोई नहीं, मटेरियल नहीं लगेगा। डायरेक्ट लेबर अगर ना पता हो, हमेशा हम अज्यूम करेंगे कि ये आर्ली या पर यूनिट की बेस पे लेबर है। ऑब्वियसली अगर परमानेंट एम्प्लॉइज हो, अगर परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, बचपन सर, बचपन के दिन सर, अगर एम्प्लॉइज परमानेंट हो फिर तो ये रेलिवेंट है कि वो ज्यादा यूनिट बनाए या कम बनाए। लेकिन अगर पर यूनिट या पर आर के एंगल से पेमेंट हो रही हो तो फिर ज्यादा आवर्स काम करेंगे तो ज्यादा पैसे हैं, कम आवर्स कम ज्यादा यूनिट्स। तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट लेबर भी हमेशा वेरिएबल कॉस्ट है, अनलेस हमें पता चल जाए कि उसमें कोई परमानेंट एम्प्लॉइज है। और ओवरहेड जरा ज़हन में लाएं जरा, ओवरहेड्स में वेरिएबल और फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल, हाँ जी प्लीज एक दो ज़हन में हमेशा रखें। इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल चार्जेस, कोई फिक्स की एग्जांपल, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। तो ओवरहेड्स में वेरिएबल भी हैं और फिक्स भी हैं। अब ये बातें जरा ज़हन में रख के ऊपर पढ़ना जरा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है मटेरियल, लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स के एंगल से। उसके आगे फिगर्स हैं और फिर टोटल 70 हुआ है। 70 इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स और उसका एक टोटल दिया हुआ है 110,000 पर यूनिट, पर मंथ, सॉरी पर मंथ। देन इसके बाद लिखा हुआ वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 5 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। ये सेलिंग एक्सपेंसेस को ध्यान में ला रहा है, ये सेलिंग भी वेरिएबल हो सकते हैं। कोई कमीशन अगर सॉर्ट ऑफ है, एम्प्लॉइज का कमीशन है, कैरीज आउटवर्ड ज़हन में लाए। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिलीवरी चार्जेस वेरिएबल हो सकती हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉइज हैं परमानेंटली हैं तो उनकी सैलरी फिर फिक्स होगी। तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में भी कुछ वेरिएबल और फिक्स हो सकते हैं। लेकिन ये 5 उसने किसके साथ लिंक किया? पर यूनिट सोल्ड। नेक्स्ट लाइन फिक्स एडमिन भी है 20,000 पर मंथ, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं 2000, यूनिट्स सोल्ड हैं, assume there is no opening stock of goods। क्या क्लोजिंग बचा हुआ? ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग बचा हुआ सर। कितने बने हैं?
कितने बिके हैं, कितने यूनिट स्टॉक में होंगे। इसके आगे जो लिखा हुआ है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द मंथ, इसके नीचे जो ए भी लिखा हुआ है उसको बिना देखें, आपको जो अभी तक पता है वो जहन में रख के जरा रजिस्टर खोलें। हमें एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनानी है। एक मंथ के एंगल से बात है फॉर द मंथ, कंपनी नेम मेरे ख्याल नहीं, चलो ठीक है। फॉर द मंथ, एक मंथली डाटा, इससे आपने मुझे मंथली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनवानी है। बात आपको फिलहाल बहुत आसान लगनी है उससे भी ज्यादा आसान, लेकिन आपने कंसंट्रेशन लैप्स नहीं करना। मेरे साथ साथ लिखवाना जरा। जी स्टार्ट करें। सेल्स कैसे आती, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होने, सेल्स 1500 या 2000 मल्टीप्लाइड बाय 150 रुपीज, 2,25,000। जी ऑनलाइन थोड़ा मिल गया साथ। जी सर, ये आगे मेरे साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स, सब कुछ सेल में है वो है या नहीं है। ओपनिंग स्टॉक होता है वैसे किसका है यहाँ, रॉ मटेरियल का या वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिनिश गुड्स का इंफॉर्मेशन है कि नहीं, तो प्लस डैश लगा लें। प्लस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लग रहा है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, परचेजेस एंड नहीं आना चाहिए वर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मेरे साथ ही, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट्स हैं बनाए। अब ऐसे रॉ मटेरियल के भी स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन उसकी भी अच्छे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो शायद यही बना लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल ढूंढे जरा, पहले लिखवाइएगा जरा, रुक जाए जरा। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट लिख दो, डायरेक्ट मटेरियल की वर्किंग कैसे करो। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे इंकर हुई होगी या प्रोड्यूस पे इंकर हुई होगी। लिखवाएं ब्रैकेट में क्या लिखो, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 35, व्हाट इज 70,000, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा ये, 2000 यूनिट्स बने हैं, 35 रुपीज पर यूनिट दिया हुआ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही सीधा है। डायरेक्ट लेबर, यार बने बेचे आपने 2000 हैं, सॉरी बेचे 1500 हैं, यहाँ 2,000 लिखे जा रहे हैं। सेल यूनिट्स हम सेल में लिख रहे हैं और प्रोड्यूस यूनिट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में लिखे, ये कर ले कंप्लीट मेरे साथ। 25, 50,000, वेरिएबल 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2000, डन है सर, बस यहाँ आगे नहीं इधर यहाँ। देन क्या यहाँ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सर मटेरियल लेबर वेरिएबल भी पूरा होगा, फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे, स्टेट में गिवन है, उसकी वर्किंग की जरूरत नहीं है। 1 टन अमाउंट है पर यूनिट है,
अमाउंट है पर यूनिट है, लेकिन एक मिनट जरा रुकें जरा, अगर हम चाहें तो 110 का भी पर यूनिट बना सकते हैं। कैसे? 110 डिवाइडेड बाय 2000 लिख लें, पर यूनिट भी बना सकते हैं। कैसे बनाया? 55 वर्किंग लिखें कि साइड पे 10 डिवाइडेड बाय सम कर लें सर इन फिगर्स का। 70 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 110, आंसर आया 2,50,000। ट्राई टू नेम दिस फिगर। यही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, यही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। आगे बढ़े, ओपनिंग स्टॉक नहीं था, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं, कितने बनाए हैं 2000, कितने बिके हैं 500, स्टॉक में ओपनिंग है नहीं ओपनिंग है नहीं, 500 क्लोजिंग में तो होंगे, क्लोजिंग में तो होंगे, लेकिन इन 5000 यूनिट्स की हमें कॉस्ट निकालनी है। ऐसे ही है सर? FIFO यूज करूं या वेटेड एवरेज? क्या ये 500 यूनिट 2000 में से ही बचे हैं सर? वहीं से बचे बचे होंगे सर, 2000 बने हैं, 1500 बिके हैं, उन्हीं 2000 में से 500 बचे हैं। सिंपली क्या करें, 250,000 क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, कितने यूनिट्स की 2000 यूनिट्स की, और मल्टीप्लाइड है 500 यूनिट्स, आंसर आया 62,500। cost of goods manufactured divided by number of units manufactured, to get the per unit cost of goods manufactured multiplied by 500 units manufactured। लेकिन पढ़े हैं अभी, प्लस कर दे माइनस कर दे? ठीक है, अब कॉस्ट ओपनिंग 0 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस को क्लोजिंग स्टॉक, क्या आंसर आएगा? 187,500 नाम, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स के नीचे लिखें, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए, $37,500। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, आगे चले चले आगे जी। इसके बाद अदर इनकम ढूंढे, सिर्फ क्या है सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, उसमें वेरिएबल और फिक्स दिए हुए, वेरिएबल कैसे सॉल्व करो, पर यूनिट दिया हुआ 5, नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे कौन सा लूं, 1500 क्यों इंटू 5, आंसर 7500। फिक्स्ड, फिक्स भी है 20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, अब डेफिनेटली प्लस करके भी लिखा जा सकता है, सेग्रीगेशन जैसे इसलिए कि शायद डाटा लग रहा दिया हो। एनी फाइनेंशियल चार्जेस, सिंपली क्या आ जाएगा, सॉल्व करें, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, तो 10,000 रुपीज नेट प्रॉफिट आ गया। एक नजर देख लें, कोई कंफ्यूजन मेरी किसी बात में? जानना स्टूडेंट्स अगर देख लेंगे तो फाइनल कर दीजिएगा।
Is it completed? चले सर जी, अब ये जो बहस हमने करनी है उसके लिए आपको बस कंसंट्रेट करना है। फिगर्स तो सिंपल है, लेकिन इसी फिगर, सिंपल सी फिगर से हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जरा अपने सामने रखें। $250,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आई है। कितने यूनिट्स का बनाने का ये खर्चा आया? कैलकुलेटर आसपास ही रखिएगा, करना भी कुछ नहीं, मैंने कहा आसपास रखिए, ठीक है, हाथ में पकड़ो। 250,000 is the cost incurred on 2000 यूनिट से प्रोड्यूस हुआ। देन उसके बाद हमने फिर किया ये है कि जो यूनिट स्टॉक में पड़े रह गए हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट की है। सर ये ऐसे ही किया सर। 2000 में से 500 बचे हैं, वहीं से पर यूनिट निकाल के 500 यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट की है और इसे माइनस कर दिया है। माइनस इसलिए किया है कि ये यूनिट्स इन हैंड है, ये हमारा एसेट है। 500 यूनिट से बच गए, ये हमारा एसेट है, स्टॉक है, करंट एसेट है। इसे यहां नहीं होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में। इन 5000 यूनिट्स की कॉस्ट को करंट एसेट्स में होना चाहिए। तो यहां से इसलिए माइनस किया है ताकि ये एसेट बैलेंस शीट में पहुंच जाए। 2.5 लाख में, 2.5 लाख के अंदर 62,500 है। 2,50,000 रुपीज में 2000 यूनिट्स की कॉस्ट है, तो उसमें ये 500 यूनिट्स भी हैं। तो पूरा 2,50,000 हमारा एक्सपेंस फॉर द ईयर नहीं है। अगर यूनिट्स 1500 बिके हैं तो क्या सिर्फ 1500 यूनिट्स ही की कॉस्ट हमारा एक्सपेंस है? जो यूनिट्स बचे हैं वो तो हमारा एसेट है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग है ना, इसको इस तरीके से किया जाता है कि पहले आप टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं, उसमें से वो कॉस्ट जो फिलहाल एक्सपेंस आउट नहीं होनी चाहिए वो आप लेस करके बैलेंस शीट में एसेट्स में ले जाते हैं, और जब बाकी अमाउंट बच जाती है असल में वो आपका एक्सपेंस होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम से। मतलब मेरी सारी बहस का ये है कि कैलकुलेटर पे लिखें जरा 2.5 लाख। 2,50,000 क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? डिवाइड बाय 2000 करें। नहीं, जो भी आगे रेट से करने में एक पर यूनिट रेट आ गया, इसको अगर आप स्ट्रेट अवे 1500 से मल्टीप्लाई करें तो क्या असल में कॉस्ट ये है जो एक्सपेंस आउट होनी चाहिए? असल में ये जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है ये मैचिंग प्रिंसिपल से बन रही है। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जितनी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में है उसी इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम से मैच होने चाहिए ताकि प्रॉफिट कैलकुलेट हो सके। अगर आपके 1500 यूनिट सेल हुए हैं तो क्या 1500 यूनिट्स की सेल में से 1500 यूनिट्स ही की कॉस्ट माइनस होनी चाहिए? इट बिकम्स वेरी इलॉजिकल कि 1500 यूनिट्स की सेल लिखी आपने और कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप 2000 यूनिट्स की लिख दें, 1000 यूनिट्स की लिख दें। एग्जैक्टली किसको किससे मैच होना चाहिए? जितने यूनिट्स बिके हैं उतने यूनिट्स की सेल को उतने यूनिट्स की ही कॉस्ट से मैच होके प्रॉफिट निकलना चाहिए। प्रॉफिट क्या यूनिट्स बेचने से होता है या बनाने से? लेकिन डेफिनेटली इसका ये मतलब नहीं होता कि बनाने नहीं है। लेकिन अगर बना लिए हैं और बेचा कोई नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल जरा बोर्ड पे देखें, लेट्स से हमने 2.5 लाख यूनिट्स बना, 2.5 लाख रुपए के 2000 यूनिट्स बना लिए हैं, फॉर एग्जांपल एक भी ना बिका होता तो सेल आपकी कितनी होती? अपने रजिस्टर में देखें, सेल 0 होती और सारा 2.5 का 2.5 लाख रुपया लेस होके स्टॉक के तौर पर बैलेंस शीट में चला जाता। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होनी चाहिए थी सेल के नीचे? वो 0 क्यों? अब अभी सेल ही नहीं हुई तो प्रॉफिट तो सेल करने से चीजें होगा। यकीनन बनानी भी है, लेकिन सिर्फ बनानी सफिशिएंट नहीं है। अगर बना ली है और पड़ी है तो वो सारा एसेट है, सारा एसेट है। वो जब बना ली है कॉस्ट ऑफ सेल्स में कब कन्वर्ट होंगी? जब बिकेंगी। तो कितनी इस साल बनी है, इस महीने में सॉरी कितनी बनी है, उसमें से कितनी बची हुई हैं? 500 वो एसेट्स में है। कितनी बिकी हैं? उन बिकी हुई चीजों की कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम से प्रॉफिट लॉस में आ रही है।
यहाँ तक डन है सर? अब ये जो 500 यूनिट्स की कॉस्ट है 62,500, क्या फिलहाल इस पीरियड के एंड पे, इस मंथ के एंड पे हमारा एसेट है? हमारा एसेट है। क्या ये 62,500 कभी कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम से एक्सपेंस आउट होगा? कभी होगा। कब होगा? जब कभी ये 500 यूनिट्स बिकेंगे तो इन 500 यूनिट्स की सेल आएगी, उसके नीचे फिर ये कॉस्ट ऑफ सेल भी आएगी। मसलन लेट्स अज्यूम, एक सेकंड अपने ज़हन में जरा विजुलाइज करें, आप नेक्स्ट मंथ पहुंच गए। लेट्स अज्यूम नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे आप पहुंच गए हैं, और नेक्स्ट मंथ में सपोज आपने बनाया कोई नहीं है, लेकिन सपोज ये 500 जो पड़े हुए थे ये बिक गए हैं इस महीने, नेक्स्ट मंथ। लेट्स अज्यूम आपने फर्दर प्रोडक्शन कोई नहीं की, जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझने की, लेकिन ये 500 यूनिट्स अल्हम्दुलिल्लाह आपने सेल कर दी हैं। क्या सेल की ब्रैकेट में 500 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस होगी? तो जो भी हो, ये कोई जरूरी नहीं इस साल इस महीने वाली सेल प्राइस हो सकता है ज्यादा हो जाए, हो सकता है डिमांड कम होने की वजह से कम हो जाए। जो भी सेल प्राइस होगी वो फिर 500 से मल्टीप्लाई होकर आपकी सेल आ रही होगी। नीचे हेडिंग आ रही होगी कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में कोई ओपनिंग स्टॉक होगा? सर जी होगा। कितना होगा? नहीं बेटा 500 नहीं, यही 62,500 होगा अमाउंट के तौर पर। इन 500 यूनिट्स की अमाउंट 62,500 ओपनिंग स्टॉक होगी। फिर अगर प्रोडक्शन नहीं हुई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड शायद जीरो होनी चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक भी जीरो क्यों होना चाहिए? तो वो जो 62,500 है प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट जीरो माइनस क्लोजिंग स्टॉक जीरो क्यों? सारा बिक गया, वही 62,500 फिर कॉस्ट ऑफ सेल बनेगा उस पीरियड में जिस पीरियड में ये गुड्स सेल होंगी। लेट्स अज्यूम अगले पीरियड में ना प्रोडक्शन हुई ना कोई सेल हुई, तो ये ओपनिंग बनेगा, लेकिन यही क्लोजिंग फिर बन जाएगा। ये क्लोजिंग दोबारा क्यों बन जाएगा? ओपनिंग क्यों बनेगा? ओपनिंग तो बनेगा, नहीं बिका फिर क्लोजिंग बन जाएगा, फिर फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल जीरो क्यों हो जाएगी? ये कहीं कुछ नहीं, सेल ही नहीं है। तो ये कब तक ये सिलसिला क्लोजिंग ओपनिंग में घूमता रहेगा? फाइनली ये 62,500 तब एक्सपेंस आउट होगा जब प्रोडक्ट सेल। यहाँ तक सही है मेरे वर्ड्स? वापस अगर इसी एग्जांपल में आ जाए, 2,50,000 की कॉस्ट इंकर हुई है, लेकिन उसमें से एक्सपेंस आउट 1,87,500 हुई है। बाकी एक्सपेंस आउट कब होगी? जब ये यूनिट्स बिकेंगे। तो असल में ये जो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अपने सामने बना रहे हैं, इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दो तरह की कॉस्ट मौजूद हैं। कंसंट्रेशन लैप्स नहीं करनी, ऐसा 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 मैं अगली अगली बातों में भरता जाऊंगा, पिछला आपके जहन में रहना चाहिए। हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दो तरह की कॉस्ट है। एक कॉस्ट होती है प्रोडक्ट कॉस्ट और एक कॉस्ट होती है पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट वर्ड है वो प्रोडक्शन से बना है। प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट को बनाने में आई है। मसलन आपको पता है आपकी स्टेटमेंट में प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आई है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ। 2.5 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ। दिस 2.5 लाख इज प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्शन से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट। प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सा खर्चा होता है? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। लेकिन आपकी इसी इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस हैं, इन्हें कहा जाता है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर वो भी कह देते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है? ये प्रोडक्ट को बनाने के खर्चे हैं, या तो ये बिजनेस चलाने के हैं अगर ये एडमिन है, या फिर ये प्रोडक्ट को बेचने के खर्चे हैं अगर ये सेलिंग है। और यहाँ अगर वर्ड इकट्ठे लिखे हुए एडमिन एंड सेलिंग, तो ये बिजनेस को चलाने के और चीजें बेचने के खर्चे हैं। ये है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी इनकर होती हैं? हाँ, फाइनेंशियल चार्जेस भी हो सकते हैं, वो भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। इन अदर वर्ड्स, हमारी जो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने का तरीका है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर
प्रोडक्शन कॉस्ट होती है और ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं। एक बार आर द एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस फाइनेंशियल जो नीचे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जाएंगी। और जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं उन्हें पीरियड कॉस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जिस पीरियड में इनकर होती हैं उसी पीरियड में सारी एक्सपेंस आउट भी हो जाती हैं। दोबारा ऊपर आ जाए 2.5 लाख पे। प्रोडक्ट कॉस्ट तब एक्सपेंस आउट होती है जब प्रोडक्ट बिकती है। प्रोडक्ट कॉस्ट इंकर कितनी हुई है? 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 इंकर कितनी हुई है, लेकिन उसमें से एक्सपेंस आउट हुई है 1,87,500। बाकी एक्सपेंस आउट क्यों नहीं हुई है? 187,500 क्यों एक्सपेंस आउट हुई है? 1500 यूनिट्स अगर बिके हैं तो 1500 यूनिट्स की कॉस्ट एक्सपेंस आउट हुई है। बाकी 500 यूनिट्स जब कभी बिकेंगे तब ये अमाउंट एक्सपेंस आउट होगी। एक्सपेंस आउट वर्ड समझ आ रहा है? सेल में से क्या लेस हुआ है? 187,500। प्रॉफिट निकालते हुए कितना खर्चा लेस हुआ है? कितना खर्चा प्रॉफिट निकालते हुए लेस हुआ है? 187,500। 2.5 लाख सेल में से लेस नहीं हुआ। इंकर कितना हुआ है? इंकर कितना हुआ है? 2,50,000 इंकर हुआ है, लेकिन एक्सपेंस आउट कितना हुआ है? कितना खर्चा एसेट बना हुआ है? एसेट बना हुआ है 62,500 तो एसेट बन गया है, यहाँ से लेस होके एसेट्स में चला गया है। 187,500 एक्सपेंस इनकम में से लेस होके प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट तब एक्सपेंस आउट होती है जब इंकर हो जाए। अगर फर्ज करें इस पीरियड में कोई भी यूनिट ना बिकता तो क्या इंकर 2.5 लाख हुआ है? लेकिन वो सारा का सारा 2.5 लाख 2,50,000 स्टॉक्स में एज एन एसेट पड़ा होना था, वो एक्सपेंस आउट नहीं होना था। उसने एक्सपेंस आउट कब होना है? तो प्रोडक्ट कॉस्ट is recognized as an expense when the related product is sold, and which can be a different accounting period from the period in which it is incurred, 2.5 लाख incurred in this period, पूरा 2.5 लाख incurred इसी पीरियड में हुआ है, लेकिन उसमें से 1,87,500 एक्सपेंस आउट हुआ है और बाकी 62,500 तब एक्सपेंस आउट होगा जब चीजें बिकेंगी। तो प्रोडक्ट कॉस्ट कब एक्सपेंस आउट होती है? when the related product is sold, not the period, not necessarily the period in which it is incurred। लेकिन नीचे है ग्रॉस प्रॉफिट से, क्या सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस इस पीरियड के टोटल अगर देखें 7,500 और 20,000 है, क्या टोटल करके 27,500 ही इंकर हुआ है? इंकर हुआ है। और क्या वो सारा एक्सपेंस आउट भी हो गया है? सारा ही एक्सपेंस आउट हो गया है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है? तो ये जो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि ये जिस पीरियड में इंकर होती है उसी पीरियड में सारी एक्सपेंस आउट हो जाती है, तो इसे फिर पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं। पीरियड कॉस्ट का मतलब जिस पीरियड से रिलेटेड है उसी पीरियड में इसे एक्सपेंस आउट हो जाना है, जिस पीरियड में इंकर हुई एक्सपेंस आउट हो जाना है। प्रोडक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं? इसे कहते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, उसने कब एक्सपेंस आउट होना है। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल भी हैं और फिक्स भी हैं। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कौन सी दीज आर भाईजान? मटेरियल, लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल ओवरहेड्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड्स। प्रोडक्शन कॉस्ट है 2,50,000 is production cost, or selling admin expenses are examples of period cost, non-production period cost. Why they are period cost? Because they are expensed out in the period in which they are incurred. Production cost is expensed out in the period in which the related products are sold. आए जो थोड़ी छोटी बातें कुछ हुई हैं इनको थोड़ा सा लिखें। और जाने दो बैद साहब, एडमिन एक्सपेंसेस का यूनिट से बड़ा ताल्लुक नहीं होता है, यूनिट सोल्ड की बेसिस पे ये खर्चे होते हैं। एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस खास तौर पे, और एडमिन एक्सपेंसेस शायद इररिलेवेंट होते हैं यूनिट्स बने ना बने।
हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस एक वर्ड है जी, सेलिंग एक्सपेंसेस। एडमन को तो साइड पर रखना, क्योंकि एडमन का तो शायद यूनिट से लिंक नहीं है। इस सेलिंग एक्सपेंसेस जो है नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड पे इंकर होंगे या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे इंकर होंगे या नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड पे। सोच रहे जरा एक दफा दोबारा जरा। प्रोडक्शन कॉस्ट किस पे इंकर होगी? सोल्ड पे। कितने पे इंकर हुई है? 2000 पे। सोल्ड तो कितने हैं? क्या बनाने पे खर्चा होगा प्रोडक्शन का? तो क्या हो सकता है ज्यादा बन गए हों, बच गए हों, अगले पीरियड में बिकने हों। लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग मींस क्या? सेलिंग सेल के खर्चे, कितने यूनिट्स पे इंकर होंगे, कितने बेचे होंगे। क्या ख्याल है? अगर कोई कमीशन है फॉर एग्जांपल, कितने यूनिट्स पे कमीशन दिया होगा, जितने बनाए होंगे। अगर कोई डिलीवरी चार्जेस हैं, जितने बेचे होंगे, जो पड़े होंगे उन्होंने तो अभी डिलीवर भी शायद होना है, उनका कमीशन भी शायद सेल पे होना है। हाँ ऑब्वियसली अगर कोई फिक्स सेलिंग एक्सपेंस है, कंसंट्रेट अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉइज है सेलिंग डिपार्टमेंट में, तो वो शायद फिर यूनिट से लिंक्ड नहीं होंगे। यूनिट कम बिके ज्यादा बिके, अगर कोई फिक्स्ड एम्प्लॉय है, परमानेंट एम्प्लॉय है सेलिंग डिपार्टमेंट में, तो फिक्स कॉस्ट हो सकती है। लेकिन जस्ट बाई डिफॉल्ट शायद प्रोडक्शन कॉस्ट किसके साथ वेरी करेगी? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ। और सेलिंग कॉस्ट अनलेस ऑफ कोर्स वी हैव इंफॉर्मेशन, तो इसको इंशाल्लाह बाद में बात करता हूँ। पहले जो अभी बात हुई है, ठीक है भाई साहब, अभी जो इस वक्त बात हुई है जरा दो सेंटेंस लिखें। ये जरा दोबारा करनी बंद कीजिए जी। नहीं वो डिपेंड करेगा रॉयल्टी प्रोडक्शन पे है या सोल्ड पे है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे रॉयल्टी देनी है या नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे, अकॉर्डिंगली वेरी करेगी वो। इन द अबव इनकम स्टेटमेंट, इन द अबव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ना करें, कंसंट्रेट करें। इन द अबव, ये जो ऊपर बनाई उसी के एंगल से भी बात हुई है। इन द अबव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, costs are divided into, या डिवाइड करना है, are segregated into costs are segregated into production cost and non-production cost. सही है सर। खर्चे को किन दो हिस्सों में मेन ब्रेक किया? तो ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे नॉन प्रॉफिट। प्रोडक्शन कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, production cost is recognized as an expense when the product is sold. अब प्रोडक्ट डेफिनेटली मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट का से क्या मुराद है? यूनिट्स कह दो, प्रोडक्ट यूनिट्स, when the product is sold, unit is sold। कितने बनाए? 2000। कितने यूनिट्स का खर्चा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया? तो यार डायलॉग पूरा कर तो लिए, सबको क्लियर है सर कि 2,50,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, 187,500 रिकॉर्ड हुआ है। 62,500 कहाँ गया है, कहाँ बना है? बन जाएगा अगर बैलेंस शीट बना रहे। क्या क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक में आता है? कौन से स्टॉक्स में? क्लोजिंग स्टॉक्स में, क्लोजिंग स्टॉक्स में करंट एसेट्स में है। क्या जो यूनिट्स बचेंगे वो आपका एसेट है? क्यों एसेट है? उनका फ्यूचर बेनिफिट होना है। क्या उन्हें बेच के अभी पैसे कमाने हैं आपने? कितने यूनिट से फायदा दे दिया है, तो जितने यूनिट से फायदा दे दिया उनका खर्चा एक्सपेंस हो गया। एसेट क्या होता है?
जिससे बेनिफिट फ्यूचर में मिलना हो। तो इस मंथ एंड पे अब कितने यूनिट्स ऐसे हैं जो फ्यूचर में फायदा देंगे और कितना खर्चा फ्यूचर में फायदा देगा? 65। नेक्स्ट लाइन, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट also called as period cost, because non-production cost also called as period cost because it is recorded as an expense in the period in which it is incurred. It is recorded as an expense in the period in which it is incurred. आराम से पढ़ें, मेरा ख्याल है जितनी शायद बात मैंने की है लिखने की कोशिश मैंने की है, देखिए सफिशिएंटली समझ आ रहा? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी करनी तरह यहाँ तक अगर कंफ्यूजन रह गई। नोट कर लिए तो बता दीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन है तो। जी नोट है सर, जर्नलिस्ट सबको रहता नहीं क्या? जी भाई साहब आपके सामने ही है। क्या पिछले पीरियड की पीरियड कॉस्ट पिछले पीरियड में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गई होगी? सवाल उठ गया सर, सवाल उठ गया। क्या पिछले पीरियड की पीरियड कॉस्ट पिछले पीरियड में एक्सपेंस आउट हो गई होगी? कुछ ना कुछ तो अगले पीरियड में आई होगी ना यार, कुछ ना कुछ। वो पीरियड कॉस्ट से फिर क्या अगले पीरियड में आ गई? क्या उससे पिछले पीरियड की पीरियड कॉस्ट उससे पिछले पीरियड में एक्सपेंस आउट होगी उससे सब जानते हैं उसका यार, अगर ये है ही पीरियड कॉस्ट तो मतलब उसने किस पीरियड में रहना? पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या है? अगर मैं आपको यही बात एक और एंगल से कहूँ, जरा देखिए 62,500 देखें जरा, 62,500 फुल कंसंट्रेशन वंस अगेन। अगर मैं आपको कहूँ ये 62,500 कॉस्ट इस पीरियड में इंकर हुई है, ये बात ठीक है मेरी? 62,500 कॉस्ट इस पीरियड में इंकर हुई है, लेकिन ये कहूँ कि इस पीरियड में एक्सपेंस आउट नहीं हुई, तो बात ठीक है मेरी? इस पीरियड में एक्सपेंस आउट नहीं हुई, क्या ये नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा खर्चा? क्या ये 62,500 नेक्स्ट ईयर में खर्चा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? यस सर, इसने ब्रॉड डाउन बनना है नेक्स्ट ईयर। क्या इस क्लोजिंग ने अगले पीरियड में ब्रॉड डाउन बनना ही बनना है? फिर बात की बात है, अगर ये ना बिका फिर कैरी डाउन बन जाएगा, और अगर बिक गया तो फिर एक्सपेंस आउट हो जाएगा। क्या ये 62,500 का खर्चा इस पीरियड का है? क्या इसने अगले पीरियड में जाना है? इसने ब्रॉड डाउन बनना ही बनना है। क्या ये क्लोजिंग है इस पीरियड का? इस पीरियड का। क्या इसने ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट पीरियड बनना है? इसका मतलब नेक्स्ट पीरियड में ये खर्चा जाना है। अगर और प्रोडक्शन कॉस्टिंग कर हुई इसमें प्लस होना है। हाँ, जो चीजें बच जाएंगी उनकी कॉस्ट फिर माइनस होके एसेट्स में चली जाएगी, और जब बिक जाएंगी वो कॉस्ट ऑफ सेल।
क्या इस खर्चे ने फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होना है? कितना खर्चा हुआ इस पीरियड में? 2,50,000। कैरी फॉरवर्ड बस कितना होगा जो स्टॉक में पड़ा? कैरी फॉरवर्ड इसने होना है। क्या एक्सपेंस आउट लाजमी है नेक्स्ट पीरियड में हो जाए? लाजमी नहीं है। अगर नेक्स्ट ईयर भी ना गुड्स बिकी, फिर इसने क्लोजिंग बन जाना है, फिर क्लोजिंग बन के अगले पीरियड में फिर ओपनिंग बनना ही बनना है। कब तक ये ओपनिंग की गेम चलती रहेगी? कब ये गेम खत्म होगी? और जब ये सेल होंगी चीजें, तो फिर ये ओपनिंग स्टॉक की फिगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में चली जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में कब कब जाएगी जाके? जब कभी सेल हो, नेक्स्ट पीरियड में हो जाए तब हो जाएगी, अगर उससे अगले पीरियड में भी होगी तो तब होगी। तो प्रोडक्ट कॉस्ट इंकर तो इसी पीरियड में हुई है 2,50,000, लेकिन उसमें से उतना हिस्सा, जितना हिस्सा प्रोडक्ट सोल्ड से रिलेटेड है वो तो एक्सपेंस आउट हो गया है, लेकिन वो हिस्सा जो रिलेटेड है उन गुड्स से जो भी सेल नहीं हुई, वो फिलहाल एक्सपेंस आउट नहीं हुआ है। लेकिन क्या जितनी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट थी इस पीरियड में जो इंकर हुई होगी, क्या वो हमने सारी कंसिडर कर ली है? कुछ अगले पीरियड में जाकर कर लेंगे नहीं। अगर अगले पीरियड में चले जाएंगे तो हमें IS 8 याद आएगा। रहने तो नहीं याद आ रहा, नहीं बच्चों ने इसमें पढ़ा नहीं ना, वरना बाकी सबको तो जुबान नहीं याद है। इस पीरियड का जो खर्चा होता है, अगर वो पीरियड कॉस्ट है तो उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट होता है। ये ठीक है बात? देन सर हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब जरा हमारी डेफिनेटली क्लास कॉस्ट अकाउंटिंग की है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक सेकंड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाई है? कभी जिंदगी में इत्तेफाक हुआ हो? जरा देखें क्या ऐसे ही बनाई हुई वहां? हाँ शायद इस डिटेल में नहीं बनाई हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को इस डिटेल में वहां नहीं देखा हुआ, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसे ही कैलकुलेट होगी। अगर ट्रेडिंग बिजनेस होगा ऑब्वियसली परचेज आ जाएगी। क्या ग्रॉस प्रॉफिट का भी वर्ड सुना है आपने? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कभी सेलिंग एडमन? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को बनाने का हमेशा एक ही तरीका है जैसे आपने बनाई है। लेकिन अब हम आ रहे हैं कॉस्ट की क्लास में वापस। कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के दो तरीकों में से एक तरीका तो वही है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट बनाने का। क्या ये वही ट्रेडिशनल तरीका आपको पहले भी पता है? मैंने नई चीजें शायद सिंपली बीच में ये ऐड की हैं जो हमारे जहन में पहले शायद क्वेश्चन अराइज ना हुए हो, वो मैंने सवाल अराइज करके उनके जवाब ढूंढने की कोशिश की है। क्या अगर प्रोडक्शन कॉस्ट होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट से पहले ही होगी, और अगर सेलिंग एडमन है तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में ही होते हैं? तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऐसे ही बनती है जैसे आपके सामने मैंने बनाई है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने का एक और तरीका भी है। रहने दें रहने दें रहने दें। असल में अब पहले मैंने जब भी बात की, अब इसे सेग्रीगेट रखिएगा। वी आर नॉट डिस्कसिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें ऐसे ही बननी है, ऐसे ही बनाते हैं, वो बात खत्म हो गई। अब हम क्या बहस करने लगे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बनाने के कितने तरीके हैं? तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात ही नहीं हो रही। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बहस में ही नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के दो तरीकों में से एक आपने वो ही पुराना लिख लिया है, दूसरा तरीका मैं पहले बताऊंगा, अल्लाह करे मुझे सही तरह याद आ जाए, उसके बाद इंशाल्लाह आप लिखेंगे। असल में सर जो असल इशू है वो ये है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग के बुजुर्ग हैं, उनसे कहीं बीच में बुजुर्ग आ रहे हैं, आपके साथ ये डिसाइड हुआ हुआ कि जब भी कभी डिस्कशन में बुजुर्ग आ जाए तो बुजुर्गों ने कुछ जिंदगी में ज्यादा टाइम गुजारा होता है, उनके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। आपके सामने अगर बुजुर्गों के ओपिनियन आए तो हमेशा आपसे डिसाइड ही हुआ है कि आप उसे ठंडे दिल से, विदाउट एनी बायस, ठंडे दिल से सुनेंगे, और गलत बात आपने ना कभी एक्सेप्ट की है ना कभी करेंगे। हाँ, बुजुर्गों का एहतराम इतना बस होना चाहिए कि उनकी बात ठंडे दिल से सुन ली जाए, और अगर इख्तलाफ ये रह जाए कि ये भी तो हो सकता है और ये भी तो हो सकता है, तो उस इख्तलाफ के बारे में एक फैसला ये हुआ था कि फिर बुजुर्गों की मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। मसलन फॉर एग्जांपल डैडी ने कहा है बेटा फॉर एग्जांपल चीनी ले आओ, फॉर एग्जांपल डबल रोटी ले आओ,
आपका ज़हन ये कह रहा है कि मैं वॉक करना चाहता हूँ, डैडी ने कहा बेटा गाड़ी ले जा। तो अब इख्तलाफ सिर्फ क्या रह गया, आप भी जाना चाह रहे हैं, डैडी भी भेजना चाह रहे हैं, तो डैडी की मान लेने में अब कोई हर्ज नहीं है, वॉक बाद में भी हो सकती है, बात डैडी की गलत नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो बुजुर्गों की मानने में कोई हर्ज नहीं है, गलत नहीं। डैडी कहें वॉक कर जा, आपका दिल कर रहा है कि मैं बाई एयर जाऊं, इख्तलाफ तो है लेकिन दोनों पहुंचना चाहते हैं, तो अब डेफिनेटली शायद डैडी की बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सिर्फ क्या रह गया, जाना तो है, मतलब कैसे जाए। हाँ अगर फॉर एग्जाम्पल जाना ही नहीं है और वो कहने जाए, वो गलत है इशू है, फिर ये देख लेंगे कि कौन लॉजिकल सही बात कर रहा है। तो आपके साथ रह रहे कि मैंने ये सीखा कि हमेशा आप लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। तो अगर डिसीजन सिर्फ ये रह जाए कि कैसे किया जाए, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो अगर ये इख्तलाफ रह जाएगा तो फिर आपसे डिसाइड ही हुआ हुआ है कि बुजुर्गों की बात मानने में हर्ज नहीं है। आए वापस सर, तो वंस अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग के बुजुर्ग बीच में आ रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने के कॉस्ट अकाउंट में कितने वेज हैं? एक वे डिस्कस किया हमने और एक दूसरा वे। अब असल में ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग के बुजुर्ग, इनमें से ये जो इन बुजुर्ग हैं, इनमें से बुजुर्गों का आपस में, कुछ बुजुर्गों का कुछ बुजुर्गों के साथ एक इख्तलाफ हो गया है। इख्तलाफ सर, इख्तलाफ करने के भी डिसेंट वेज होते हैं, तो इख्तलाफ राय अपनी जगह है, और एंड में डिसाइड ये हुआ है, बुजुर्गों ने डिसाइड किया कि दोनों की बातों में वजन मौजूद है। देखिए अगर तो ये इख्तलाफ हो कि एक की बात बिल्कुल ही गलत है और दूसरी की बात सही है, तो गलत वाली तो वैसे ही फेंक देंगे। लेकिन अगर दोनों की बात सामने रह गई है तो इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, दोनों के कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप नौजवानों से ये कहा गया है कि आप दोनों तरीके सुने भी और समझें। अब पहले ये देख लेते हैं कि इख्तलाफ है क्या। सारा इख्तलाफ सिर्फ एक फिगर की प्रेजेंटेशन में। आप भी अपने पास जाए जरा, जो स्टेटमेंट आपने बनाई है, 1,10,000 ढूंढे। सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स में एक इख्तलाफ है। इख्तलाफ पे आने से पहले जरा मेरे को आप दोबारा फुल कंसंट्रेशन, बाकी ये जितनी सारी बीच में बातें हैं सिर्फ आपका ध्यान अपनी तरफ अटेंशन के लिए है, बाकी फोकस इस पे कीजिएगा, इंशाल्लाह वो गलत वाली बात नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। 1,10,000 जो मैंने सर्कल लगाया, ये है क्या? ये फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस, these are fixed production expenses। ये फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट है। हमने अपनी स्टेटमेंट में जो इस वक्त बनाई है, क्या इस फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया हुआ है? प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया हुआ है सर। क्या प्रोडक्ट कॉस्ट बनाने की वजह से फिक्स कॉस्ट का कुछ हिस्सा क्लोजिंग स्टॉक में भी गया है? हमें क्या पता, हम जरा क्लियर कर लेते हैं, कैलकुलेटर उठाएं। 1,10,000, 1,10,000 कैलकुलेटर पे लिखा है, डिवाइड बाय 2,000, 55 आपने पहले भी निकाला था, दोबारा निकाला। 55 क्या है? ये 55 में अब आपके भी आप अपने ज़हन में रख लेता हूँ, 55 इज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। अब दोबारा कैलकुलेटर उठाएं, आप पूरा 2.5 लाख लिखें, डिवाइड बाय 2,000 करें, आप 125 मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स ओवरहेड्स मिला के 125 आ रहा है। कैलकुलेटर पे 0 करें, आप सिर्फ कैलकुलेटर पे लिखें मटेरियल का 35, ढूंढते रहिए कहां से फिगर लिखवाई जा रहा हूँ, लेबर का 25, वेरिएबल ओवरहेड्स का 10 इज इक्वल टू दबाएं 70। क्या है 70? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, सिर्फ ओवरहेड्स नहीं, मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड्स भी है, पूरा 70 क्या है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट।
थोड़ी देर पहले आपने जब वर्किंग की थी तो 125 आंसर आया था। अगर नहीं ज़हन में तो 70 जमा 55 करें। ये क्या है 70 जमा 55? 125 टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूडिंग फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी है। ठीक है, अब क्या है इस 125 में 55 प्रोडक्शन फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी है। आप 125 आ गया सबका, 125 का जरा 500 से मल्टीप्लाई करें। क्या इस वक्त जो 62500 आ रहा है उसमें फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट भी 500 यूनिट्स की आ रही है? कैलकुलेटर पे आप मुसलसल ग्रिप चाहिए, जीरो कर दें, 500 लिखें, जरब ना जो मैंने करना है कहना वो करना है, जरब के बाद कुछ नहीं करना, ना 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 70 ढूंढ, 70 क्या था, सिर्फ 70 करें, सिर्फ 70 करें। ये सिर्फ 70 से मल्टीप्लाई करने से क्या आया है, 500 यूनिट्स की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आई है। यहाँ तो 62,500 लिखा हुआ है। डिफरेंस लें, डिफरेंस लें, डिफरेंस लें, डिफरेंस लें, 27,500 मैंने आपके बिहार पे अपने जहन में रख लिया है। कैलकुलेटर पे दोबारा जीरो कर दें, 500 लिखें, जरब सिर्फ 55 करें। क्या 1,10,000 फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हमने प्रोडक्ट कॉस्ट बनाई हुई है, प्रोडक्ट कॉस्ट बनाई हुई है। क्या प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाने की वजह से फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का कुछ हिस्सा 27,500 क्लोजिंग स्टॉक में शामिल हो गया है? कैलकुलेटर पे फिर जीरो कर दें, दोबारा 1500 लिखें कैलकुलेटर पे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, वही हो रहा है जो आप कर रहे हैं। 1500 का नाम क्या है, इंटू 55 सोच के लिखें, क्या करवा रहा हूं। ये जो फिगर आई ये क्या आई, क्या 1,10,000 रुपए की फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर हुई है? क्या उसमें से 27,500 क्लोजिंग स्टॉक में शामिल है? और ये जो आपका कैलकुलेटर पे आंसर आया है, क्या ये एक्सपेंस आउट हुआ है? ये एक्सपेंस आउट। इस पीरियड में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का खर्चा 1,10,000 रुपया इंकर हुआ है, लेकिन हमने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया हुआ है। देयरफॉर जब 1500 यूनिट सोल्ड की फिक्स कॉस्ट है वो तो एक्सपेंस आउट हो गई है, लेकिन जब 500 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट है वो फिलहाल कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड हो गई है, और वो तब एक्सपेंस आउट होगी जब वो 500 यूनिट्स बिकेंगे। इख्तलाफ सर ये है कि कुछ बुजुर्ग कह रहे हैं कि जस्ट लाइक मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी प्रोडक्ट कॉस्ट है, और देयरफॉर इसको भी तभी एक्सपेंस आउट होना चाहिए जब यूनिट्स बिकेंगे, जिस तरह मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स तब एक्सपेंस आउट होंगे जब यूनिट्स बिकेंगे। तो जो हजरात इस ओपिनियन से रिलेटेड है वो इस तरह ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन कुछ हजरात ये कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट जो होती है, मसलन रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये पीरियड कॉस्ट के तौर पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ क्या दोबारा रेंट कॉस्ट इंकर होगी? अगले पीरियड में दोबारा रेंट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। फिर फिक्स कॉस्ट क्या प्रोडक्ट कॉस्ट है या पीरियड कॉस्ट है? इस पे इख्तलाफ है, इस पे इख्तलाफ। यकीनन सोचा जाए तो जिस तरह यूनिट्स बनाने में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स लग रहे हैं, इसी तरह फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी इंकर हुए हैं, और देयरफॉर इसे तब एक्सपेंस आउट होना चाहिए जब ये प्रोडक्ट बिकेगी, जिस तरह डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स है। तो इस बात में भी वजन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो अदरवाइज है, अदरवाइज जो लोग सोचते हैं, अदरवाइज जो स्कूल ऑफ थॉट है, इस्लाम में सुना कभी स्कूल ऑफ थॉट? सोचने वाले जो लोग हैं, स्कूल आ गया बीच में, कॉलेज ऑफ थॉट नहीं। सोच के दो जाविये हैं, दो एंगल्स हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है ये पीरियड्स के एंगल से होती है।
एनुअल रेंट, एनुअल इंश्योरेंस, अगले पीरियड में आप दोबारा अगर रेंट पे करेंगे तो वो अगले पीरियड में बेनिफिट देगा। तो कुछ लोगों का ओपिनियन ये है, ख्याल ये है कि ये ज्यादा बेहतर है कि हम फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट मींस जिस पीरियड में इंकर हुई है उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट करते हैं। तो दोनों गलत नहीं है, दोनों 100% भी ठीक नहीं है, दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। उन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अभी हमें डिटेल में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वो सारी चीजें भी सामने आ जाएंगी। फिलहाल व्हाट इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट is treated as a product cost here, product cost here. Another way of thinking is okay, fixed production cost should be treated as a period cost. What is the meaning of this line, period cost? It should not be carried forward to the next period, it should be recognized in full as an expense when it is incurred. क्या फिलहाल 1,10,000 is incurred but only related to 1,500 units, जो भी इसका आंसर था, only related to 1,500 units has been expensed out, and related to 500 units amounting to rupees 27,500 is फिलहाल not recognized an expense. It will be recognized as an expense when these 500 units would be sold in the next period. So what is the only difference? What is the only difference of opinion? Fixed production cost is a product cost here. Another way of thinking is it is a period cost. तो अगर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को पीरियड कॉस्ट समझा जाए तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का फॉर्मेट बदल जाए। रिलैक्स रहना बीबी। व्हाट इज द ओनली डिफरेंस? वेयर इज द ओनली डिफरेंस? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। व्हाट इज द डिफरेंस? प्रोडक्ट कॉस्ट आपने बना लिया है, पीरियड कॉस्ट बनाना मैं इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि मैंने आपसे ज्यादा जिंदगी में वक्त गुजारा है, इसलिए मुझे पता है, वरना माशाल्लाह ज्यादा मेरे शक्लमंद आप हैं, लेकिन जिंदगी में जरा टाइम ज्यादा होने की वजह से कुछ चीजें मुझे जरा ज्यादा पता चल गई, नथिंग एल्स। तब ये क्योंकि मैंने नई चीज आपके सामने रखनी है तो इसको एज इट इज देख के लिखने के बजाय अगर आप मेरी एग्जैक्टली बात समझ जाएंगे लिखने के एंगल से भी तो इंशाल्लाह कोई इश्यू वाली बात नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज प्रेजेंटेशन नाउ। जो हजरात ये कहते हैं कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, वो कहते हैं, अपनी स्टेटमेंट सामने रखनी है आपने कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन के एंगल से बनाने की बजाय वेरिएबल और फिक्स के एंगल से बना लिया जाए। आपने जो स्टेटमेंट बनाई हुई है इसमें खर्चे किस एंगल से सेग्रीगेट हुए हैं। तो जो हजरात ये कहते हैं कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को पीरियड कॉस्ट बनाएं, वो फिर चाहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को वेरिएबल और फिक्स में सेग्रीगेट किया जाए। मैं क्या इनकम्स की सेग्रीगेशन की कोई बहस कर रहा हूं, मैं सिर्फ किसकी बहस कर रहा हूं, कॉस्ट की प्रेजेंटेशन। उससे फिर क्या होगा, लेट मी क्लैरिफाई। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो हो रहा है उसको गौर से देखें और आप फिलहाल ये नोट कीजिएगा, आपके सामने पुरानी स्टेटमेंट है, मैं रिवाइज बनाऊंगा कि डिफरेंस कहां कहां आ रहा है, और आपके लिए है, यकीन माने आपके लिए है। अगर आप आज ना भी बना सके तो ये आप ही के लिए है, इस डिवाइस में सेव हो जाती है, तो इंशाल्लाह की जिंदगी रही तो कल आप बना लेंगे। बनाना इज नॉट एट ऑल एन इशू। मैं क्या बनाने लगा हूं, मैं एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने लगा हूं, क्या मैं एक ऑल्टरनेट वे से बनाने लगा हूं? अब क्योंकि ये दो हो गई हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो अब अगर इनके कोई नाम ना हो तो फिर वो भी एक मसला हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ध्यान में लाएं तो उसमें एक ही बनाने का तरीका है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। यहाँ भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो है, लेकिन जो आपने पहले बनाई है उस तरफ आए जरा, उस चार्ट पे हैं। अब नाम रखे हमने, कोई ना कोई नाम तो होने चाहिए ताकि सेग्रीगेशन हो सके। इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को कहते हैं जो आपने बना ली है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, ब्रैकेट में लिखें। और इस वर्ड से भी परेशान ऐसे नहीं होना है कि आपको पता है आपने इस स्टेटमेंट में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को
प्रोडक्ट कॉस्ट में एब्जॉर्ब किया हुआ है। ये एब्जॉर्ब क्या होता है? जज्ब हो गई है। प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ जज्ब हुई हुई है? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर मौजूद है। मौजूद है सर, तो इसका नाम क्या रखा हुआ है? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। इस this type of statement of profit and loss is called as statement prepared according to the absorption costing method या technique। absorption costing method लिखें। क्यों नाम रखना पड़ा है? क्योंकि दो स्टेटमेंट्स हो गई हैं। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनानी है, तो आपके जहन में आएगा यही फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में असल काम क्या हुआ है? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट बनेगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं यार ऑल्टरनेट बनानी है, तो आप कहेंगे यार को ऑल्टरनेट का नाम ही रख लेते हैं। तो बुजुर्गों ने हमें यहाँ भी हेल्प की है। हाँ, हो सकता है कि आपको महसूस है कि अगर नाम वो हो जाए तो फिलहाल आप बदलने की पोजीशन में नहीं है। बुजुर्गों के ने जो नाम रखा हुआ है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। मार्जिनल असल में वर्ड निकला है वेरिएबल से, तो मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। बारह हमें इन मेथड के नाम में नहीं घुसना, इसमें होना क्या है वो हमारा चैलेंज है। तो इसको रहने दे अभी लिखने का। मैंने नया नाम क्या आपके सामने लिखा है। अगर मैं कभी कहूँ आपको यार कि मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से बनानी है, तो इसका मतलब ही हुआ करेगा कि मैं फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर कहूँ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट बनाना चाहता हूँ। उसमें सिर्फ आप प्रेजेंटेशन का फर्क क्या आएगा? आए बिस्मिल्लाह करें। क्या ये भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है? क्या एट द एंड ऑफ द डे दोनों स्टेटमेंट्स के प्रॉफिट सेम होने चाहिए? प्रॉफिट असूलन सेम ही होना चाहिए। मैं बार बार क्या कही जा रहा हूँ अपनी स्टेटमेंट देखना, मैं कह रहा हूँ सिर्फ ऊपर नीचे होना, वेरिएबल फिक्स ऊपर नीचे होना। असूलन असूलन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है। असूलन 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 सेम होना चाहिए, लेकिन क्या डिफरेंट हो सकता है? क्यों हो सकता है वो मैं बहस करता हूँ। असूलन क्या बना रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। वो भी क्या बनी हुई है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। इनकम एंड एक्सपेंसेस लिखना है, और इनकम एंड एक्सपेंसेस को लिखते हुए बस ऊपर नीचे करना है। ऊपर नीचे का मतलब पहले आपने प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन, मैं क्या करूंगा वेरिएबल और सेट। तो आए इस सस्पेंस को खत्म कर, सॉरी वेरिएबल एंड फिक्स। जी सर, अब चेंजेस और डिफरेंसेस आप नोट कर रहे हैं। फॉर द मंथ है ये भी। There is no change, there should be no change in writing sales। कितने यूनिट्स कितने के? आपके सामने कौन सी स्टेटमेंट है और आप कौन सी बना रहे हैं मुझे? हाँ, कैलकुलेटर आपके पास जरूर है। सेल के बाद सेल में को चेंज, सेल के में को चेंज, नई चीज सुने। अगर बेटा मैं कॉस्ट ऑफ सेल लिखूं जिसमें आपने पहले लिखा हुआ है, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल में तो डायरेक्ट मटेरियल ने भी आना है, डायरेक्ट लेबर ने भी, वेरिएबल ने भी, और तो यहाँ क्योंकि फिक्स ने नहीं आना है इसलिए यहाँ एक वर्ड में इजाफा होगा, एक हमें एक्स्ट्रा चेंज करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या इस मेथड में हमने फिक्स कॉस्ट को भी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनाना है, उसे पीरियड कॉस्ट बनाना है? तो वेयर इज द फर्स्ट चेंज? कॉस्ट ऑफ सेल के साथ वेरिएबल वर्ड आ गया। ओपनिंग स्टॉक अभी है नहीं इसलिए मैं उसकी बहस नहीं कर रहा। क्या है नहीं? होता नहीं है नहीं। नेक्स्ट वर्ड्स आपने क्या लिखे हुए हैं? मैं तो लिख रहा हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो लिख रहा हूँ, मैं तो डैश लगा रहा हूँ देख के बोर्ड से, डैश का साइज चेक कर रहा हूँ, मुझे क्या पता। नेक्स्ट आपने हेडिंग में लिखी हुई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें मटेरियल भी आएगा, लेबर भी, वेरिएबल भी, लेकिन फिक्स क्योंकि नहीं आनी तो वर्ड का इजाफा होगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में क्या डायरेक्ट मटेरियल आएगा? क्या वैसे ही आएगा जैसे आता है?
क्या मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है? जहन में रखना है मटेरियल लेबर बाय डिफॉल्ट हमेशा वेरिएबल अनलेस कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एज इट फिगर आएगी सर 17,000 डायरेक्ट लेबर आएगा, लेबर आएगी, डायरेक्ट लेबर आएगी 50,000, वेरिएबल ओवरहेड्स आएंगे 2,000 into 10 20,000। फिक्स ओवरहेड्स अब यहाँ नहीं आएंगे, वो अलग आएंगे, लेकिन पीरियड कॉस्ट के एंगल से कैसे आएंगे वो मैं बताता हूँ। याद है कैलकुलेटर पकड़े, ट्राई टू नेम दिस फिगर। व्हाट इज 140,000 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मिक्सड। अब इसमें फिक्स कॉस्ट है, देन क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, यूनिट्स आएंगे, यूनिट्स आएंगे, यूनिट्स आएंगे, यूनिट्स तो 500 ही है। क्या मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यूनिट्स बदल जाएंगे? यूनिट्स नहीं बदलेंगे, कैलकुलेटर पकड़े 140 ढूंढे, 140 क्या मेजरमेंट बदल जाएगी? मेजरमेंट बदल जाएगी। हम अब क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो 1,10,000 है वो प्रोडक्ट बनाने का खर्चा नहीं है, वो पीरियड कॉस्ट है। तो प्रोडक्ट बनाने का खर्चा बस कितना रह गया है 140, कितने यूनिट्स का खर्चा है मल्टीप्लाइड बाय 140 डिवाइड 2,000 इंटू 500। आंसर बताएं। मेरे इस आंसर को जो आपने बताया है अपने उस आंसर से कंपेयर करें जो आपका आया था। डिफरेंस लें, डिफरेंस लें, डिफरेंस लें। इसमें उसमें क्या फर्क है? क्या अब सिर्फ 35,000 मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स कैरी फॉरवर्ड होंगे? कौन सा खर्चा अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा? तो इसमें शामिल ही नहीं है। पहले कितना खर्चा फिक्स कॉस्ट का कैरी फॉरवर्ड हो जाना था? 62,500 में 27,500 फिक्स कॉस्ट का सबमिशन, 35,000 रुपया तो अभी भी कैरी फॉरवर्ड होगा, 62,500 वहां भी होगा। डिफरेंस कितना अब नहीं होगा? क्या चीज है जो अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी? अब ये फिक्स कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, इंशाल्लाह भी आप देखेंगे एक्सपेंस आउट हो जाएगा। लेकिन बात अभी पूरी करनी है मुझे, याद रखिएगा, करनी सॉल्व करें। 140 माइनस 35, 105 का नाम बोलने की कोशिश करें। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, फिक्स इसमें नहीं है। मैंने सेल के नीचे लिखने की कोशिश की है, सेल में से लेस करें। सेल है 225, ये आपने मुझे बताया 105 000 120,000। 120,000 आया कैसे है? नहीं सर, सेल में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस की है, यकीनन आपका ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल डिफरेंट आया है। उसकी क्या वजह है? वहां कैलकुलेशन फिक्स कॉस्ट मिला के हुई है, यहाँ डिफरेंट हुई है। अगर सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ऐसे ही है सर। अब सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस करेंगे और मैं फिर कह दूं ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो अब ये मुनासिब नहीं, यहाँ वर्ड बदलना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? सेल लेस टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। टोटल अब मुझे लगाना पड़ा है डिफरेंशिएट करने के लिए। ये फिगर अब 105 माइनस करके 120 कैसे आई है? सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड यहाँ अब नहीं हो सकता, नया वर्ड जरूरी है। अब नया वर्ड क्योंकि आप पहली दफा सुनेंगे इसलिए आप परेशान होंगे, लेकिन परेशानी वाली इसमें कोई बात नहीं है। नया लफ्ज रखना ही पड़ना था क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कह सकते। तो बुजुर्गों ने कहा है इसका नाम ग्रॉस तो रख लें, लेकिन कोई नया रख लें, नया रख लें। आपका भी ओपिनियन सही हो सकता है, लेकिन बात सिर्फ अब नाम की रह गई है। इख्तलाफ अगर नाम में है, मसलन मेरे डैडी ने अब मेरा नाम जवाद रख दिया है, आपका हो सकता है ख्याल हो कि मेरा नाम कुछ और होना चाहिए, लेकिन इस बहस को रहने देते हैं। जिन्होंने ये फॉर्मेट बनाया है उनका पहला राइट है, उन्होंने बना दिया है। तो आपने क्योंकि बाद में देखा, इसलिए बने बनाए नाम से हमें गुजारा करना होगा। तो नाम नया क्यों है ये पता होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं? वो तो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल से आता है। ये आई है फिगर सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। तो दिस फिगर इज कॉल्ड एज
ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। अब इसमें कुछ नहीं छुपा हुआ कंट्रीब्यूशन में, नथिंग है, कोई साइंस में नहीं है। आपने जैसा प्रॉफिट जिंदगी में पहली दफा वर्ड सुना होगा तो जरूर सोचा होगा, तो वो क्योंकि सुन के यूज टू हो गए हैं, तो अब जहन में आता ही नहीं कि यार ये क्या बात है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप इसको सुनते रहेंगे तो आप सुन के मुझे ये कहा करेंगे कि सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट लेस होगी तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन घटा है। तो इसके अलावा इसमें कुछ अगर छुपा होता तो बुजुर्ग भी बताते, मैं भी बताने की कोशिश करता। सिंपली स्पीकिंग, किस में से क्या लेस करेंगे तो क्या आएगा। पूरी बात हम शायद कंप्लीट ना कर सकें, लेकिन एक बात हम पूरी कर सकते हैं। मैंने आपके सामने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्रेजेंट करके फिगर निकाल दी है, लेकिन अपने पास जरा जाए स्टेटमेंट में वेरिएबल सेलिंग एडमिन भी है। तो इस फॉर्मेट में मैं आपके सामने बना रहा हूं, पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी हो जाएगी और फिर सारी फिक्स, चाहे वो जहां भी है। तो प्रेजेंटेशन में पहले यहाँ वेरिएबल कॉस्ट पूरी होंगी और फिक्स कॉस्ट बाद में आएंगी। तो फिलहाल कौन सी मैंने वेरिएबल कॉस्ट पूरी की थी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके बाद अब आपने क्या ढूंढा करना है, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस किस जगह आते हैं, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के बाद में आते हैं। क्या इनकी कैलकुलेशन बदल जाएगी, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन आपने कैलकुलेट कैसे किया, ढूंढे 1500 इंटू 5 आंसर आया 7500। क्या ये एक्सपेंस माइनस करें में से 112,500, इसका नाम आप कर सकते हैं नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट कब आएगा, जब सारे खर्चे लेस हो जाए, लेकिन अभी सारे नहीं हुए। अब यहाँ ग्रॉस के बाद क्या आना चाहिए, नेट, लेकिन वही वर्ड एज इट इज दोबारा आ जाएगा, नेट कंट्रीब्यूशन। क्या नेट कंट्रीब्यूशन तक आते आते मैंने बिजनेस की सारी, चाहे वो प्रोडक्शन हो या नॉन प्रोडक्शन हो, वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर कर ली है। अब सिर्फ इसके बाद क्या रह जाएगा, कौन कौन सी, चाहे वो प्रोडक्शन की हो या नॉन प्रोडक्शन हो, वो सारी आ जाएगी किस नाम से, फिक्स कॉस्ट। ये तो लगता है बात पूरी होनी है, होने लगी है। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ढूंढे 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 110 पूरा आना है, 110 पूरा आ गया। कोई सेलिंग एडमिन फिक्स कॉस्ट भी है, कितनी कितनी है, सेलिंग एडमिन फिक्स कॉस्ट कितनी है, 20,000। कैलकुलेटर दोबारा उठाएं और डरना नहीं है, यही जिंदगी है। अनयूजुअल चीजें सामने आती हैं, इंसान उन्हीं से को देख देख के सीखता है। फिगर आ रही है, कोई खर्चा रह तो नहीं गया है, खर्चा लेस करें 17,500, प्रॉफिट आ गया है। अब नेगेटिव फिगर प्रॉफिट होती है, हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है। इसका नाम हो गया नेट लॉस। इसका मतलब अगर कभी प्रॉफिट लाना हुआ करेगा तब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से वर्किंग, हरगिज़ बेटा ऐसी बात नहीं है। ये लॉस क्यों हुआ है, हमारी फेवरेट चीज बीच में है कि आपको पता है कि स्टॉक्स के कम ज्यादा होने से प्रॉफिट में चेंज आ जाता है। क्या क्लोजिंग स्टॉक कम ज्यादा हुआ है, कितना फर्क पड़ा है, 27,500। अगर आप गौर से देखें तो आपकी स्टेटमेंट में प्रॉफिट कितना है, 10,000। मेरी स्टेटमेंट में प्रॉफिट कितना है, नेगेटिव 17,500। इसमें कितना डिफरेंस है, 17,500 का फर्क है। अब ज्यादा टाइम जरा खत्म हो गया है, हम इस तरह करते हैं। एक मिनट, नहीं नोट आप रहने दे, नोट इज नॉट एन इशू। सिर्फ मैंने किया क्या है, मैं बस एक आखिरी बात कर दूं, बाकी आराम से कल दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। मैंने सिर्फ आपके सामने जो प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको वेरिएबल और फिक्स में अलग अलग किया है। उससे फिर प्रॉफिट क्यों चेंज हो गया है वो इंशाल्लाह कल दोबारा बहस शुरू करेंगे। ये बात अनकम्प्लीट है। आप क्वेश्चन नंबर 8 को होमवर्क रखें, बुजुर्गों की बातें इंशाल्लाह कल यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। बगैर लिखे उठ रहे हैं आप, लिख लिया मैंने, लिख लिया, मैं जीत गया। जर्नलिस्ट से क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क रखें, इंशाल्लाह ये बात कल दोबारा यहीं से शुरू करें। अल्लाह हाफिज।